जो टूटे दिल वाले हैं ध्यान से सुने और आइडेंटिफाई करें कि गलती कहां हुई। ये नहीं कि रोज से घर के बाहर बैठे हुए हैं मंदिर की तरह, रोज मत्था टेकने आते जाते, उससे रिएक्टेंस हो जाती है। कैसा चिपकू टाइप का इंसान है। इतने एक्सपर्ट कुछ लोग होते हैं। इन मुखर्जी नगर लास्ट ईयर एक दिन में 3 इंसिडेंट्स हुए। विक्टिम्स केम टू मी विद रिक्वेस्ट कि मैं जो एसीपी हूं उससे बात करके उसके जो पैसे कोई ले गया कोई कोशिश करूं। जो टूटे दिल वाले हैं ध्यान से सुने और आइडेंटिफाई करें कि गलती कहां हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, इससे समझ में आएगा। ठीक है। फॉर वार्निंग का मतलब क्या होता है? फॉर मीन्स बिफोर, हाँ पहले। वार्निंग मतलब चेतावनी। देखो, परसुएड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिसको परसुएड कर रहे हैं उसको पता ना चले कि परसुएड कर रहे हैं। अगर पता लग गया तो नहीं होगा। बस यही कलाकारी चाहिए। एकदम चुपके से करना है, पता भी ना चले, और हो भी गया। अगर पता लग गया तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर व्हाट इज हिप्नोसिस, व्हाट इज ट्रांस, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड्स पावर एटसेट्रा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पावर्स होती है। वन ऑफ द स्टेजेस इन द सबकॉन्शियस माइंड इज नोन एज ट्रांस। कोई सबकॉन्शियस कंट्रोल कर ले अपना, उसके नींद वींद मेडिटेशन भी उसी लेवल पे होता है। एंड इफ यू हैव द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग अदर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज नोन एज हिप्नोटिज्म। If you do it for the good purposes, it is hypnotherapy. And technically it's known as hypnosis, which is a science. I have been a witness to it. मतलब मैंने वो भी सीखा था एक बार, पर कभी किया नहीं, सीखा था 20-22 साल पहले शौक में। एकदम साइंस है। You can almost easily hypnotize someone if you learn this and practice it for few months and years. I never practiced, I just learned what is the process, what is the science behind it. And as soon as you hypnotize someone for few moments, you can ask this person to do anything that you want and this person will do without asking question. इतने एक्सपर्ट कुछ लोग होते हैं। इन मुखर्जी नगर लास्ट ईयर एक दिन में 3 इंसिडेंट्स हुए। And one of the victims came to me विद रिक्वेस्ट कि मैं जो एसीपी हूं उससे बात करके उसके जो पैसे कोई ले गया कोई कोशिश करूं। सो आई टॉक टू द एसीपी विच वाज माय स्टूडेंट। तो उसने बताया, सर आज 2 और केस हुए हैं। और जो उसने केस बताया मैं सुन के पागल हो गया। क्या केस हुआ है? एक आदमी बाइक पे जा रहा है, रेड लाइट आई, उसे राइट मोड़ना है। एक दूसरी बाइक आई, वहीं रुके, दोनों ने देखा एक दूसरे को, देखा, हिप्नोटाइज कर लिया। और उसके बाद उसको दाएं मुड़ना था, वो सीधे गया साथ साथ। थोड़ा आगे जाके रुके, उसने पर्स वर्स निकाला, घड़ी निकाल के उसको दिया। फिर इसने कहा अब तुम जाओ, वो मुड़ के चला गया, ये आगे निकल गया। 5 मिनट के बाद उसको समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया। मैं सब कुछ दे के आ गया अपना। और फिर पुलिस स्टेशन, FIR। और वो इतने घाट पुलिस वाला है, उससे भी निकाल के पैसे ले गए। मतलब ले तो नहीं गए, लेकिन कर सकते हैं वो। Even in the hypnosis, it is believed that if someone has decided not to be hypnotized, you won't be able to do that. बड़ी क्लियर बात है। अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाला हिप्नोटाइज कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। And when you are at the highest level consciousness, no one has the ability of hypnotizing you. वो अचानक होता है। आप बहुत नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, अचानक किसी ने आपको हिप्नोटाइज किया, शायद कर लेगा, हमेशा नहीं, किसी किसी को कर लेगा। सेम गोज विद परसुएशन। क्योंकि हमारे अंदर ना एक एंटीना होता है, जैसे ही हमें लगता है कोई हमें ज्ञान देने वाला है, खटाक से एंटीना खड़ा हो जाता है, ना 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 ना, इससे बचना है, इससे दूर भागना है। वो एंटीबॉडीज की तरह काम करता है कि एंटीजन आ गया है, एंटीबॉडीज तैयार हो गई है। जैसे ही लगता है ज्ञान आने वाला है, लोग भाग जाते हैं। क्लास की बात अलग है, अब ज्ञान लेने आ जाते हैं, पढ़ना है आपको, पर्पस है आपके पास।
वरना जिंदगी में कोई ज्ञान दे आपको, बिना बात का ज्ञान झेलना बड़ा मुश्किल है। अब आपको क्या पहनना है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, आपकी पर्सनल चॉइस है। कोई बाबा जी जाके बोले बेटा तुम ना पीले कपड़े मत पहना करो, आपने कहा क्यों? बेटा जो पीला है ना बृहस्पति ग्रह से कनेक्टेड होता है, उसका असर कई बार नेगेटिव हो जाता है, कृपा रुकी हुई है तुम्हारी। आपका मन करता है अरे यार तो अपना काम करना, तो पूछा हमने, तुमने ये पहना, मैंने कहा कि मत पहनो, अपना काम करो, क्यों ज्ञान दे रहे हो हमें? और जैसे ही आपको लगता है कोई ज्ञान देगा आप चौकन्ने हो गए। इसलिए परसुएशन की स्ट्रेटेजी क्या है? पता ना चले। बेस्ट परसुएडर्स परसुएड इन ए वे that the person being persuaded doesn't even know that he has been persuaded. ये जो घरों में बूढ़े फूफा मौसा है ना, ये गलती करते हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं घर जाएंगी अपने, पेरेंट्स हर चौथे दिन बोलते हैं बेटा शादी कर ले बेटा अब। फिर लड़की बोलते पापा क्या बात करो, मेरा प्रीलिम्स आने वाला है, मेरा मेंस आने वाला है। हर बार 2-2 महीने एक्सटेंड होता रहता है, एक्सटेंशन में चलता रहता है। आप लोग एक्सटेंशन पे चल रहे हैं या अभी ठीक है? कितने बच्चे एक्सटेंशन पे चल रहे हैं? लड़कियां, हाँ वो चल रही है एक्सटेंशन पे। बहुत एक्सटेंशन लेने पड़ते हैं, हर बार एक अटेम्प्ट और पापा, एक अटेम्प्ट और पापा, ऐसे एक्सटेंशन चलता रहता है। अब सोचो कि लड़की अपने घर गई है और ड्राइंग रूम में पापा, मम्मी, दादाजी, फूफा जी बैठे हैं, सब सीरियस मुंह लेके बैठे हुए हैं। और फिर कहा गुड्डी आना जरा। गुड्डी को पता नहीं, आ रही हूं पापा, खुश होकर बोले आ रही हूं पापा। जैसे दरवाजा खोला देखा 4 मनहूस बैठे हैं एक साथ। अब वहां तक आते आते वो समझ चुकी है कि क्या होने वाला है, पर वो आ नहीं रही है। अब वो काउंटर आर्गुमेंट्स तैयार कर रही है दिमाग में कि ये क्या बोलेंगे तो मुझे क्या बोलना है, कैसे बचना है इस चक्रव्यूह से, अभिमन्यु को कैसे बचना है, ये सोचते हुए आ रही है। अब इतनी तैयार है ये कि वट एवर द अमाउंट ऑफ योर इंटेंसिटी इज अबाउट परसुएडिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड बिकॉज शी इज ऑलरेडी लोडेड विद द काउंटर आर्गुमेंट्स। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी को अप्रोच करना हो उसको पता ना चले। बाई चांस वहां मिल जाना है जहां वो मिलेगा, है ना? ये नहीं कि पता लगे प्लानिंग है, बाई चांस। ये नहीं कि रोज से घर के बाहर बैठे हुए मंदिर की तरह, रोज मत्था टेकने आते जाते, उससे रिएक्टेंस हो जाती है। कैसा चिपकू टाइप का इंसान है, चिपकू किसी को पसंद नहीं आता है। और प्लानिंग कर करके रोज पीछे घर तक छोड़ के आ रहे हैं, फिर सुबह सुबह घर से लेके आ रहे हैं साथ साथ। इससे कोई प्रभावित नहीं होता है। इससे मैक्सिमम चौकीदार की नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा? तारुफ समझते हैं? तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूल ना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें? क्या सच में इतना आसान होता है? आसान तो नहीं होता है।
मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे। तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं, झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फ़ोन मिलाता है, ये भी फ़ोन की इंतज़ार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा। हीरो बेशक बनने पर बेचैन तो भाई। खटाक से फ़ोन उठता है, अब दोनों कान में फ़ोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, वहाँ से आवाज़ आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाक ही करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेगी। जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, और ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो ज़मींदोज़ हो गया, वही वो ख़त्म हो गया। पर ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फ़ोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मैं कहता हूँ देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो, यू जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड वी विल डिस्कस इन द मॉर्निंग। When I come to office, you come to my cabin and we will discuss. Don't worry, I'll find out the solution for you. कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूँ ना मैं जाग पा रहा हूँ। तो मैंने कहा दैट इज़ योर प्रॉब्लम मैं तो सो भी रहा हूँ जाके, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है।
कुछ भी हो जाए, मतलब एक आध, अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये सीखा है अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में, या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच, सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ही ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी हैं। 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे, उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेसबुक पे आई थी, और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं। तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। तो हमारे माता पिता भी, स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा, सबका है, हमारा भी है। तो मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी, जैसे कबीरदास एकदम फक्कड़ मस्त मौला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था जो लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म, कोई टेंशन ही नहीं उनको। और बाकी सब लोग टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें। मेरी माँ को तनाव हो जाता था, और जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव होगा, सीधी सी बात है। अगर माँ वैसी होती पिताजी तनाव में रहते हैं, तो सामान्य बात है। जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटेंगे ना आपस में। वो बड़ा तनाव में रहती थी, उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी। पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर व्यक्ति की सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई हैं ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी। मुझे बहुत भरोसा इस बात में है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा, भगवान ऐसा क्यों करेगा। और अगर सांसें पहले से लिखी हुई है तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है। अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आजादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई। और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं। अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए कर्मों के हिसाब से। लोग खराब हैं और जीवन बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं। अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम। और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये भगवान से ज़्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ नहीं, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूँ। मैं बहुत छिप छिप के बहुत जी लिया। अब मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है। मैं विचार वाला आदमी हूँ, धारा वाला नहीं हूँ। जिसको धारा में बहना है बहे, हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे। जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। हाँ, गलत बोलने से बचता हूँ, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूँगा ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप पहले बताइए अपने हिसाब से कौन कौन से संबंधों में नयापन दिख रहा है। एक तो दिख रहा है प्रशांत और कमली या ममता का। चलिए, प्रशांत के 2 के साथ संबंध है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अरे हर व्यक्ति के संबंध बहुतों के साथ होते हैं, अलग अलग संबंध होता है। क्या ये नहीं ये नहीं है तो है तो सही संबंध। यहाँ दोस्ती का है या प्यार का है, तनाव किस बात का है।
प्रशांत और ममता के संबंध में यह है कि अकुंठ मैत्री भाव का संबंध। आखिरी क्लास जब मैंने दी ना 3 दिन पहले चिट्ठी आई थी, सर क्या कोई लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? मैंने ज्यादा जिक्र करना ठीक नहीं समझा, मुझे लगा फिर इसी में पूरा आधा घंटा निकल जाएगा। क्या लगता है हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। फिर तुलना क्या होता है, क्या आग और पानी में दोस्ती हो सकती है? ऐसी तुलनाएं करते हैं क्या आग और पानी में। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों लोग कहां से आएंगे। हाँ सच में इससे बड़ा फर्क पड़ता है, भले किस बैकग्राउंड से हैं, किस माहौल से निकले हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो ये बचपन से कोविड में पढ़े हैं, और कोविड अच्छे वाला कोविड। कोविड एक ये भी होता है कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 4 रोज हैं, ये लड़कियों की है, 3 लड़कों की हैं, और इसके बीच में हाईवे ज्यादा चौड़ा कर रखा है कि दूर दूर। ये कोविड नहीं होता है। कोविड का मतलब जहां दोनों लोग आप साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और खाली कॉपी पेन नहीं मांगते हैं, वैसे और भी बात कर सकते हैं। तो वो जो कोविड होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, कुंठाएं खत्म होने लगती हैं। और मैं तो एक सूत्र इसी क्लास में देता हूं कि देश में बलात्कार कम करने हैं, कोविड कंपलसरी कर दीजिए, बलात्कार कम हो जाएंगे, छेड़खानी कम हो जाएगी, मोलेस्टेशन कम हो जाएगा, बहुत सारे अपराध कम हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश में हैं कि जिनके लिए लड़की या लड़का एक अजूबा है, अजूबा। तो जब वो बचपन से साथ में बातचीत करेंगे, दोस्त होंगे, तो उसके बाद कुंठाएं लगभग शून्य हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों में दोस्ती हो सकती है। अगर दोनों पक्ष अकुंठित हैं तो दोस्त हो सकते हैं, या दोनों कुंठित अकुंठित कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तब भी दोस्ती हो सकती है। भाई जब वो वाला एलिमेंट आ ही नहीं रहा तो वो माइनस करके दोस्ती बचेगी। फिर तो जब वो एलिमेंट है ही नहीं तो फिर दोस्ती है। लेकिन जो कुंठित व्यक्ति है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, उसके लिए वो रेखा खींच पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रशांत और ममता को देखिए क्या लगता है, कुंठित लोग हैं या अकुंठ लोग हैं? एकदम अकुंठ है, मस्त रहते हैं एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मजाक भी करे तो ये हाय क्या बोल रहा है भिखारी, हाय भिखारी क्या बोल रहा है, चुप करवाओ उसे, अरे शाबाश शाबाश, ले 5 रुपये और बोल और बोल। ये जो मौज मस्ती वाला भाव है ना, ये ममता को बड़ा स्मार्ट बनाता है। प्रशांत थोड़ा संकोची जीव है, लेकिन उसके बाद भी ठीक है, अच्छा दोस्त है। तो एक तो ये वाला हो गया अकुंठ मैत्री का भाव। यानी स्त्री पुरुष का संबंध भारतीय समाज में 2 ही संबंध है, मतलब माँ बेटा, पति पत्नी छोड़ के बोल रहा हूं कि 2 लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है और जो माँ बेटा भी नहीं है आपस में। भारत में 2 ही संबंध होते हैं, या तो प्रेमी प्रेमिका है या भाई बहन है। बीच कजन, मतलब कजन, मेरा कजन है, मेरी कजन है, मेरा कज्जन है, मेरी कज्जन है। कजन इतना मतलब आवारा शब्द हो गया भारतीय समाज में, जिसके साथ घूमना है बोली कजन है, इस बात की तरफ। या मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई, इस तरह का मामला। अच्छा, जिसको आप बोलते वो भी समझ रहे होते, क्योंकि उसकी भी कजन थी अपने दौर में। ऐसा थोड़ा कि कजन बात पहली बार शुरू हुआ, ऐसा तो है नहीं। कजन बात तो पुराने युगों से चला आ रहा है। तो समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे, कहने वाला भी, सुनने वाला भी समझ रहे, पर वो ऐसा डिफेंस है, कुछ कर नहीं सकते आप उसका। तो ऐसे में एक वर्षा की बयार या फुहार जैसा संबंध है प्रशांत ममता का, जहां लगता है कि तमाशा करना क्यों जरूरी है भाई। 2 लोग साथ में, कोई पूछ रहे आप दोनों क्या लगते हो तू है कौन, पहले ये बता क्या लगते हो, क्यों बताओ तुझे क्या लगते हैं। और अगर दोस्त है तो नहीं सही सी बताओ, नहीं दोस्त नहीं, चलो आगे बताओ ना। तो ऐसे जो मूर्ख हैं, जिनको लंबा समय लगेगा उस मूर्खता से बाहर निकलने में, उनके लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा क्या चाहते हैं? एक चाहते हैं आप सत्ता, इसे सत्ता कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, बल कह लीजिए, फोर्स, ताकत। देखिए, पावर का हिंदी अनुवाद शक्ति है, फोर्स का बल है, और अथॉरिटी के लिए सत्ता हम लोग या अपना अधिकार कह देते हैं। बल तो कोई भी हो सकता है, जैसे मसल पावर, वही बल है कि मेरी भुजाओं में 3 मछलियों का बल है, तेरी भुजा में 4 मछली का बल है, वो तो फोर्स वाली बात हो गई। असली बात है शक्ति। कोई पूछे पावर क्या होती है, पावर का सरलता मतलब ये है
किसी दूसरे से उसकी इच्छा के होने पर या इच्छा के न होने पर भी अपनी इच्छा से कुछ करवाने की क्षमता। अगर आप किसी अन्य से कुछ ऐसा करवा सकते हैं जो शायद वो करना चाहता या ना करना चाहता, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप करवा सकते हैं, तो ये पावर है। अब पावर कई सोर्सेस से आती है। कुछ लोग जन्मजात पावरफुल होते हैं, जैसे राहुल गांधी, खानदान से आ गई है। कुछ अर्जित करते हैं चाय बेच बेच के, जैसे नरेंद्र मोदी। मतलब अभ्यास से, व्यवहार से, सीख सीख के अर्जित कर लेते हैं। और पावर इतना ही नहीं मामला, पावर कई चीजों में है। जैसे बेटा अपने बाप से लड़ सकता है कि बाबूजी ऐसा है, संपत्ति में हिस्सा दो। बाइक नहीं दिलवा रहे ना, संपत्ति में हिस्सा दो मुझे। बाप को बाइक ही ले जा, संपत्ति में हिस्सा दो। पावर है बेटे में, क्योंकि दादा का साथ मिला हुआ बच्चे को। दादा ने कह रखा कि मेरे पोते को परेशान किया ना, देख लियो, समझ ले ठीक से। बाइक कह रहा बाइक दिलवाओ, कार कह रहा कार दिलवाओ। मेरी संपत्ति का हिस्सा जो तुझे मिला है ना, ये सारा इसे दे दूंगा, ध्यान रखना। तो बेटे के पास पावर है कि वो घर में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। बेटी ये नहीं कर सकती। बेटी है कि संपत्ति में हिस्सा दो, हाँ संपत्ति में हिस्सा दो, कोई हिस्सा नहीं मिलता संपत्ति में। कह रहे कानून में लिखा है तो वहीं से आगे ले लो, फिर कानून में लिखा है तो। आपको पता ही है कानून से मिलता है, घर में मिलता नहीं है। भारतीय समाज ने ऐसा मामला बना रखा है। एक कागज है, रिलिंक्विशमेंट डीड बोलते हैं, वो साइन करवाते हैं बेटियों से, और इसका मतलब वो लिख के देती है कि मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, बात खत्म। सारी बहनें चुपचाप साइन करती हैं, ना करे तो समाज कहता है देखो ये कैसी औरत है, देखो एकदम, मतलब क्या क्या शब्द आपको पता है समाज में होते हैं इन चीजों के लिए। तो बेचारी सब बहनें अपने पेरेंट्स के मरने पर एक कागज पे साइन करती हैं। उसमें लिखा होता है कि हम अपनी संपत्ति का हिस्सा अपने भाई के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। परंपरा बन गई है। फिर भाई लोग कहते हैं नहीं हम भी तुझे कुछ देंगे जरूर, एक आध अंगूठी दे देते हैं 100-500 रुपए की, कि मेरी बहन है, मैं इसके लिए कैसे कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको 500 रुपए की अंगूठी दूंगा। फिर बहनें नाटक करती हैं कि हम बहुत खुश हैं, भाई भी नाटक करते हैं कि सब ठीक चल रहा है, और संपत्ति जाती मेल से मेल को ही है, फीमेल को नहीं जाती है। ये हमारे समाज की अभी की हकीकत है, ऐसा चलता है। तो बेटी अब क्या करे, बेटी के पास पावर भी नहीं है, पर बेटी बड़ी होती है, उसको समझ में आ जाता है कि उसके पास एक पावर है, इमोशंस की पावर। और उसको पता है कि उसकी माँ तो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि माँ तो खुद एक बेटी है, वो खुद ये सब कर करके बड़ी हुई है। लेकिन जो उसका बाप है ना, वो एक पुरुष है, और बेटी का बाप बहुत मजबूर आदमी होता है, इमोशन से सामने बेचारा टिक नहीं पाता। मैं वो दहेज की बात नहीं कर रहा, मैं तो भी इमोशन की बात कर रहा हूं। और बेटी के मोटे मोटे आंसू आंख में आ जाए ना, तो बाप को लगता है जीना व्यर्थ है मेरा, तो बस। तो वो विवाहों के सफल ना होने की बड़ी वजह यह है कि हर आदमी अपनी पत्नी में अपनी मां ढूंढ रहा होता है, और हर लड़की अपने पति में अपना बाप ढूंढ रही होती है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि बाप बेटी को रखता है हथेली पे, पैर जमीन पे, ना 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 हाथ में रख ले। पति इतना बेरोजगार तो नहीं है, पति को तो और भी रोजगार है भाई, वो तो काम करेगा अपने। उसको वही आदत है कि देखो हाथ नहीं रखा तुमने, मेरे पैर नीचे लग गए। ऐसी बेटा, माँ तो माँ होती है, बेटा कोई भी पाप करके आ जाए, दुष्टता करके, माँ बचा लेती है। तो कोई बात नहीं, तनाव मत लीजिए। तो बेटा चाहता है कि मेरी पत्नी वैसी क्यों नहीं है जैसी मेरी माँ थी, 24 घंटे मेरी सेवा करती थी, कभी थकती नहीं थी, चेहरे पर कभी ऐसा दुख का भाव नहीं आता था, तनाव नहीं आता था। इस महिला में वो बात नहीं है। और लड़की को क्या लग रहा है, ये आदमी ना ठीक नहीं है, पापा ही थे अकेले आदमी, पर मैं लेट हो गई पैदा होने में, वरना पापा से अच्छा कोई नहीं था। उसके मन में ही आ रहा है। तो दोनों की तबाही का मूल कारण उनके पेरेंट्स ही बने हुए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिए, इतना प्यार किया। इसलिए प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है। क्यों करना क्या है, बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, लेकिन
विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है। और हाँ होना तो ठीक है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए आप हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी की फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है कि जो नायक है, हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पे आमतौर पे हीरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी तो थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण बनना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको कन्विंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्विंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा सारे, और फिर वो कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्ता भैया। ये तो मैंने देखी ही नहीं, मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी आप लोगों ने? वही है ना इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी। हाँ, उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं, और उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। इससे क्या होता है, इमोशंस बहुत हमारे ओवर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है? विन विन है, परिवार भी रिश्ता भी। लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम हैं। समाज में पापा बोलते हैं आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ जा शांति से, ड्रामा मत कर ज्यादा। तो लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ आता है। जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है, ये क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है, 2-4 महीने का इंटरवल है जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है, क्योंकि करना क्या है, बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है। जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी, एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। हाँ, मेरी भी लव मैरिज है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा उसका भी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है।
और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए, इतना ही अंतर है ना, तो सबके साथ क्यों ना। लेकिन असली स्ट्रगल यहां तक की थोड़ा ना हो, तो उसके बाद की, जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है, पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संघर्ष से थोड़ा जीवन होता है, जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक वैसे ही जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे, उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी और फिर आपको जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, बस सही समय पर सही चीजें हों, सही तरीके से हों तो सौंदर्य बढ़ जाता है। प्रश्न, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैंने भी कभी किसी को प्रेम किया था लेकिन उसे पाने में असफल रहा। अब तो 30 वर्ष बीत चुके लेकिन फिर किसी और को प्रेम न कर पाया। भगवान, क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा? पहली तो बात, जिससे मैं प्रेम कहता हूं और जिसे तुम प्रेम कहते हो, वे दोनों एक ही चीजें नहीं। तुम गलत चीज को प्रेम कह रहे हो। तुम कह रहे हो 30 साल पहले मैंने किसी से कभी प्रेम किया था, उसे पाने में असफल रहा। अब प्रेम का पाने से क्या संबंध? मोह का पाने से संबंध है। मोह न पाए तो तड़फता है, प्रेम तो कर लिया और भर गया, पाने की क्या बात है? समझो एक फूल खिला गुलाब का, तुम पास से निकले, तुम्हारी नजर पड़ी, तुम आह्लादित हुए, तुम्हारा प्रेम गुलाब के फूल पे बरसा, तुम अपनी राह चले गए, बात आई गई, समाप्त हो गई। गुलाब जो तुम्हें दे सकता था उसने तुम्हें दे दिया, तुम जो गुलाब को दे सकते थे तुमने दे दिया। नहीं, लेकिन तुम कहते हो हमें झपट्टा मार के गुलाब का फूल तोड़ना। जब तक हम उसको अपने बटन के काज में न लगाएं तब तक हम तड़फेंगे। 30 साल हो गए तड़फते, तो उस गुलाब के फूल को हम अपने बटन के काज में न लगा पाए। गुलाब का फूल जैसा ही तुमने कब्जा किया वैसे ही मर गया। प्रेम कब्जा नहीं मांगता, और शायद कब्जा मांगने के कारण ही तुम चूके। तुमने शायद कब्जा करना चाहा होगा। अभी भी 30 साल हो गए मगर तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं। अभी भी तुम कह रहे हो भगवान, क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा? अगर मेरा बस चले तो कभी नहीं होने देंगे। तुम खतरनाक हो। तुम किसी की गर्दन पर सवार होना चाहते हो, तुम मालिक होना चाहते हो। प्रेम तो दान है। प्रेम में कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी नहीं रोक सकता तुम्हें प्रेम में। कैसे रोक सकता है? प्रेम तो तुम्हारा दान है। और प्रेम कभी असफल नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम तुम करोगे तो वो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसको मैं सफलता नहीं कहता। प्रेम के तो करने में ही सफलता है, बात ही खत्म हो गई। और कोई लक्ष्य नहीं है प्रेम में। लेकिन तुम चाहते हो गए ये स्त्री मेरी पत्नी बने, तुम सोचते ये प्रेम है। तुम कब्जा करना चाहते थे, तुम स्त्री के हाथ में जंजीरें डालना चाहते थे, तुम इस स्त्री को अपने आंगन में कैद करना चाहते थे, तुम इस स्त्री को मेरी ही हो और किसी की ना हो, इस तरह की सील मोहर लगाना चाहते थे। तुम स्वामी बनना चाहते थे, तुम इस स्त्री को संपत्ति बनाना चाहते थे। तुम चाहते थे कि फिर तुम इस स्त्री को लेकर गांव बस्ती में घूमो और लोगों को दिखाओ कि देखो ये सुंदर स्त्री मेरी है, और कोई इसकी तरफ आंख उठा के ना देखे, अन्यथा मुझसे बुरा कोई भी नहीं।
हिंसा का भाव था तुम्हारा, प्रेम का नहीं। प्रेम का क्या लेना देना है? प्रेम तो तुम्हारे भीतर उठी आनंद की उर्मी, किसी के चेहरे को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी की आंखों को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी फूल को खिला देख के उठी, बात पूरी हो गई। तुम मालिक क्यों होना चाहो? तुम प्रेम और लोभ में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुम प्रेम और मोह में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुमने लोभ और मोह को प्रेम समझा है, और ऐसा प्रेम तो असफल होगा ही। तुम्हें स्त्री नहीं मिली इसलिए नहीं, मिल जाती तो भी असफल होता। नहीं मिली इसलिए 30 साल तक सरकता भी रहा, मिल गई होती तो 3 दिन न चलता। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिसको तुम पाना चाहते थे और नहीं पा सके तो तुम्हारा अहंकार तड़फता रहता है, क्योंकि तुम्हें चोट लगी, तुम नहीं पा सके, तुम हार गए। तुम अपनी विजय करके दिखाना चाहते थे और विजय नहीं हो पाई, वो घाव तुम में तड़फता है। ये अहंकार ही है, ये प्रेम नहीं है। पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैं कहता नहीं, ऐसा है। प्रेम है द्वार परमात्मा का, और प्रेम के अतिरिक्त उसका कोई और द्वार नहीं। लेकिन मेरे प्रेम की परिभाषा समझो। प्रेम है दान, प्रेम है विसर्जन, प्रेम है समर्पण। लेकिन तुम तो परमात्मा को भी अगर प्रेम करोगे तो उसको भी कब्जा कर लेना चाहोगे। मौका मिल जाए तो उसके गले में रस्सी डाल के तुम अपने अस्तबल में बांध दोगे कि चलो मेरे अस्तबल में रहो, मैंने तुम्हें पा लिया। तुम तो परमात्मा को भी पालोगे तो उसको भी कैदी बना लोगे। तुम्हारे मन में बड़ी गहन हिंसा है, तुम उस पर भी मुट्ठी बांध लोगे। अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम फिर परमात्मा को किसी और को ना मिलने दोगे। फिर तुम पूरी चेष्टा करोगे कि अब देखना किसी और पर कृपा मत कर देना। अब तुम्हारी सारी अनुकंपा मेरी तरफ हो, मैं तुम्हारा भक्त, तुम मेरे भगवान। अब इधर उधर मत जाना। अब और दूसरे चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। न मैं तुम्हें धोखा दूंगा, न तुम मुझे धोखा देना। न मैं किसी और को भगवान बनाऊंगा, न तुम किसी और को भक्त बनाना। तुम्हारा ये जो रुग्ण चित्त है, ये सभी चीजों को रुग्ण कर देता है। जापान में एक कहानी है, एक बौद्ध साध्वी थी, उसके पास बड़े प्यारे बुद्ध की प्रतिमा थी। इस फटिक की बनी थी और वो रोज बुद्ध की प्रार्थना करती, सुबह सांझ आरती उतारती, दिया जलाती, ऊदबत्ती लगाती। साध्वी थी तो अक्सर मंदिरों में ठहरती, यात्रा पर जाती। एक बार मंदिर में ठहरी, 1000 बुद्धों का मंदिर, जहां 1000 प्रतिमाएं हैं बुद्ध की। उसने सुबह अपने छोटे से बुद्ध को निकाला। ये 1000 इतनी बड़ी प्रतिमाएं पूजा के लिए काफी नहीं। उसे अपनी थैली में जो बुद्ध हैं उनकी ही प्रार्थना करनी। ये उसी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं सारी, बड़ी विराट प्रतिमाएं जिन्हें देखने हजारों मील से लोग आते। लेकिन जब वो सुबह पूजा करने बैठी तो उसने अपनी झोली में से अपने बुद्ध निकाले। अपने अपने बुद्ध सब संभाल के रखते। ऐसे उधार बुद्ध, हर किसी के बुद्ध, और ऐरे गहरे नत्थु खैरे जिनकी प्रार्थना करते। लोग अपने अपने विशिष्ट बुद्ध रखते, अपनी थैली में रखते, संभाल के रखते। अपने बुद्ध को निकाला, बिठाया आसन पे, छोटा सा आसन भी रखती थी। तब उसे एक सवाल उठा कि आज अगर मैंने ऊदबत्ती लगाई तो ऊदबत्ती के धुएं पे किसका क्या बस? धुआं तो धुआं है, धुआं कोई आदमी तो नहीं है। आदमी जैसी बुद्धि भी धुएं के पास नहीं। धुआं तो उड़ेगा और ये जो 1000 बुद्धों की प्रतिमाएं न मालूम किसके नासापुटों में समा जाए। धुआं तो धुआं है, धुएं का क्या भरोसा। तो उसने एक छोटी सी पोंगरी बनाई, बांस की पोंगरी, ऊदबत्ती लगाई और बांस की पोंगरी में से धुआं को अपने बुद्ध तक पहुंचाया। उसने जो किया सो ठीक, मगर यह हुआ कि बुद्ध का चेहरा काला हो गया।
वो बड़ी दुखी हुई। ये प्यारी प्यारी प्रतिमा खराब हो गई। मंदिर का बड़ा पुजारी ये सब खड़ा देखता था। वो एक पहुंचा हुआ फकीर था। उसने कहा कि तेरी बात में समझ पाया, ये तेरा देख रहा हूं खेल, मगर देख तेरे साथ बुद्धि की क्या गति हो गई। तू तो मुक्त न हुई बुद्ध को पाके, बुद्ध तेरे कैदी हो गए। तू तो बुद्ध को पाके सुंदर न हुई, बुद्ध कुरूप हो गए। जरा देख बुद्ध को क्या हुआ। तूने चेहरा काला कर दिया। ऐसी भी क्या बात, ऐसा भी क्या लोभ मोह, ऐसा भी क्या बंधन। मगर यही है हालत। अपने अपने भगवान है, अपने अपने मंदिर है। तुमने प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम विस्तीर्ण है। प्रेम कोई सीमा नहीं मांगता और न कोई सीमा जानता है। प्रेम कुछ मांगता नहीं उत्तर में, प्रेम कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहता। प्रेम तो इसी से धन्यभागी अनुभव करता है कि मैं प्रेम को कर पाया। अब तुम चांद को प्रेम करते हो तो तुम चांद को कोई अपने घर बांध नहीं रखना चाहते। छोटे बच्चे अक्सर हाथ बढ़ाते हैं चांद को पकड़ने के लिए। छोटे बच्चे अक्सर परेशानी खड़ी कर देते। तुमने कृष्ण और यशोदा की कहानी भी पढ़ी होगी कि कृष्ण मचल गए कि चांद को चाहिए। अब यशोदा परेशान है कि क्या करे क्या ना करे। एक साधु गुजरता है और वो साधु ये सब देखता, वो कहता है एक काम कर, कांसे की थाली में पानी भर के रख, चांद उसमें दिखाई पड़ेगा। वही चांद कृष्ण को दे दे। उसने कांसे की थाली में पानी भरा, चांद का प्रतिबिंब पड़ा। ये छोटा सा बाल कृष्ण खूब आह्लादित हो गया, थाली लेके घूमने लगा। जहां ले जाए चांद तो वही चांद की छाया पड़ रही। बहुत खुश है, प्रसन्न हो गया, तृप्त हो गया। ध्यान रखना, अगर तुमने प्रेम पात्र पर मालकियत करना चाहिए तो प्रतिबिंब पर ही मालकियत होगी। ये इस कहानी का राज है। असली पर नहीं हो सकती। असली चूक जाएगा, नकली पे हो जाएगी मालकियत। नकली पर ही मालकियत हो सकती है। नकली ही मुट्ठी में आता है, असली मुट्ठी में नहीं आता। अगर असली चाहिए हो तो मुट्ठी खुली रखना, बांधना मत। नकली चाहिए हो तो मुट्ठी बांध लेना। असली के लिए खुला हाथ चाहिए, खुला हृदय चाहिए। नकली के लिए बांध सकते हो। प्रतिबिंब पकड़ में आ सकते हैं, मूल पकड़ में नहीं आता। और हम सारे जीवन यही उपद्रव में लगे कि किसी तरह प्रेम पकड़ में आ जाए, बांध लें, रेखा खींच दें उसके चारों तरफ, कब्जे में कर लें। ये कब्जे की आकांक्षा रुग्ण है। पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैंने भी कभी किसी से प्रेम किया था, लेकिन उसे पाने में असफल रहा। पाने की आकांक्षा थी, इसी में असफलता है। अगर सिर्फ प्रेम किया होता तो सफलता ही सफलता थी। पाना क्यों चाहो? मालिकियत क्यों? मालिक तो सिर्फ एक परमात्मा है, तुम क्यों मालिक बनना चाहो? सुंदर फूल उसके, सुंदर पहाड़ उसके, सुंदर चेहरे उसके, सुंदर देहें उसकी, सुंदर नदियां उसकी, सुंदर चांद तारे उसके, सारा सौंदर्य उसका है। तुम कब्जा क्यों करना चाहो? और 30 साल बीत गए, अभी भी तुम्हारी कब्जे की आकांक्षा है। लेकिन मैं फिर किसी और प्रेम को प्रेम ना कर पाया। तुम सोचते हो तुमने बड़ा भारी काम किया, कोई शहीद हो गए। सोच रहे हो कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। क्या विचार कर रहे हो? ये भी कोई प्रेम हुआ जो एक पे चुक गया? बूंद बूंद रहा होगा, एक आधी बूंद रहा होगा कि टपका की खत्म, फिर झरने ही सूख गया। इतना विराट संसार, प्रभु इतने रूपों में प्रकट, और तुम एक रूप में ही ऐसे भटक गए कि फिर तुम किसी और को प्रेम ना कर पाए। तुम सोचते होगे कि ये बड़ा मैंने प्रेम किया, कि देखो वह तो नहीं मिली, लेकिन मैं अब भी उसी का हूं।
फिर किसी को प्रेम नहीं किया। तुम अपने को नाहक सता रहे हो, तुम अपने को नाहक कष्ट दे रहे हो। यह भी अहंकार है। उस प्रेम में भी अहंकार था कि पाके रहूंगा, फिर पा नहीं सके तो विषाद ने घेर लिया। अब तुम ये कहते हो तो दिखा के रहूंगा कि मैं वफादार हूं। किसको दिखा रहे हो? तुम्हारा जीवन चुकता हुआ जा रहा। अगर परमात्मा एक द्वार से नहीं मिला, दूसरे द्वार से खोजते। एक मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी मर गई। जब पत्नी जिंदा थी तब भी मैं उन्हें जानता था, कभी उनमें बनी नहीं। किस में बनती? पति पत्नी में बन जाए ये चमत्कार, ऐसा होता नहीं। कभी हो जाए तो अपवाद, और अपवाद से सिर्फ नियम सिद्ध होता, और कुछ सिद्ध नहीं होता। उन्हें जानता था, जब भी मेरे पास आते थे, उनकी पत्नी आती थी तो सब सदा रोना और झंझट यही थी, दोनों की बनती नहीं थी। फिर पत्नी मर गई। पत्नी मर गई तो मुझे खबर मिली, वो तो एकदम विरागी हो गए। पत्नी क्या मर गई, उनका प्रेम एकदम से पत्नी के प्रति हो गया। उन्होंने सब तरफ दीवारों में फोटो में लगा ली पत्नी की, दुकान इत्यादि जाने ही बंद कर दिया। पैसे वाले हैं, सुविधा है, चाहे तो इस तरह की शहीदगी का मजा ले सकते, कोई अड़चन नहीं है। वो तो बैठ ही गए, वो जा ही नहीं वहां से, अपने कमरे में बैठे धूनी रमा है। उनकी बहन ने मुझे आके कहा कि मेरे भाई को क्या हो गया, अब आप कुछ फिक्र करें। तो मरे उनकी पत्नी को 3 महीने हो गए, वो वहीं बैठे धूनी रमा है। गजब का प्रेम उनकी बहन ने कहा। ऐसा प्रेम सतयुग में होता था, कलयुग में कहा। मैंने उनसे कहा कि प्रेम कुछ नहीं, मैं आता हूं। तो उनके घर गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे, किसकी तस्वीरें लटकाए हुए? और मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारी कभी बनी नहीं। अब अपराध भाव से पीड़ित हो या क्या मामला है कि इसको कभी सुख नहीं दिया, इसको सदा सताया, तो अब कुछ क्षतिपूर्ति कर रहे हो। जिंदा थी तो तुमने जरूर कई बार सोचा होगा कि ये मर जाए। कौन पति नहीं सोचता? सरका देता है विचार को कि नहीं ये बात ठीक नहीं। और उस दिन जिस दिन ये विचार आता है, कुल्फी खरीद लाता है बाजार से, साड़ी ले आता है। ठीक नहीं, ये विचार आ गया, अब इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है ना। स्त्रियां जानती हैं, जिस दिन पति साड़ी ले आए बिना कहे, उसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। मिठाई ले आए, उसका मतलब कुछ गड़बड़ है। न दिवाली न होली, और ये मिठाई लिए चले आ रहे हैं, तो जरूर कोई अपराध किया है। फिर स्त्री खोजबीन में लग जाती, और जेब वगैरह तलाशती, डायरी वगैरह देती, कहीं फोन नंबर मिल जाए, कोई नाम का पता चल जाए, कुछ ना कुछ है मामला। तो मैंने कहा कि तुमने जरूर कई दफे सोचा होगा कि ये मर जाए। वो थोड़े चौंके। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? पता की बात ही क्या, ये फोटो क्यों लगाई, ये यहां बैठ के क्या धुनी रमाए हुए, किसको दिखा रहे हो, इससे सार क्या है? मैंने कहा मुझसे तो कहो सच, अभी यहां कोई भी नहीं। उनकी आंख में आंसू आ गए। उनका आपने मुझे पकड़ लिया, मामला यही है। मैंने कई बार सोचा कि मर जाए, इतना ही नहीं, कई दफे मैंने सोचा कि मार डालूं, क्योंकि दुख ही दुख है। और फिर वो मर गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही भावनाओं ने उसे मार डाला। मगर आप किसी और को मत कह देना। लोग तो यही समझ रहे हैं कि मैं उसके प्रेम में दीवाना हूं, अब कभी विवाह न करूंगा। मैंने उनसे कहा कि अगर इस स्त्री को तुमने प्रेम किया था और इस स्त्री के प्रेम से तुमने आनंद पाया था, तो तुम निश्चित विवाह करोगे, क्योंकि प्रेम ने तुम्हें आनंद दिया। आनंद तुम क्यों ना चाहोगे? अक्सर जो लोग एक विवाह के बाद विवाह नहीं करते, वे लोग हैं जिनको इतना स्त्री कष्ट दे गई कि वो सब स्त्रियों से मुक्त कर गई, सदा के लिए मुक्त कर गई। अब झंझट में वो नहीं पड़ सकते। एक को क्या जाना, सबको जान लिया। हालांकि ऐसा वो कहेंगे नहीं,
मगर मनोवैज्ञानिक सत्य बड़े उल्टे। आदमी जो ऊपर करता है वह एक बात, भीतर जो होती बिल्कुल दूसरी बात। अब तुम कहते हो 30 साल बीत चुके, मैं किसी को प्रेम ना कर पाया। तुम्हारे अहंकार को जो चोट लगी, उस चोट के कारण तुम अब एक नया अहंकार खड़ा कर रहे हो कि मैं कोई ऐसा वैसा प्रेमी नहीं हूं, मैं दिखा के रहूंगा कि किया तो एक को किया, फिर कभी नहीं किया, बस एक पे कुर्बान हो गया, अपनी जिंदगी आहुति चढ़ा दूंगा। ये रुग्ण चित्त दशा है, ये दुखवादी दशा है, जिसको मनोवैज्ञानिक मैसोचिज्म कहते हैं। ये अपने को सताने की वृत्ति है। तुम पुराने ढंग के सन्यासी हो सकते हो बड़ी आसानी से। तुम चाहो तो कांटों वगैरह की सेज बना के लेट सकते हो, धूप में खड़े हो सकते हो, उपवास कर सकते हो बड़ी आसानी से, तुम्हें बिल्कुल जम जाएंगे ये बात। प्रेम तो जीवन की भाव भंगिमा है, प्रेम जीवन है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं कि एक पे चुप गया, प्रेम तो श्वास है आत्मा की, तुम रोक कैसे सकोगे? जैसे शरीर के लिए श्वास की जरूरत है, ऐसी आत्मा के जीवन के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम तो सतत हो रहा है, कभी वृक्ष से, कभी चांद से, कभी तारों से, कभी लोगों से, कभी कविताओं से, कभी संगीत से, कभी चित्रों से, कभी मूर्तियों से। प्रेम तो प्रतिपल हो रहा है। प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि तुम एक तरफ कर लिए कि बस खत्म हुआ। अब तुम मेरे पास हो तो मुझसे तुम्हारा प्रेम हो रहा है, नहीं तो यहां किस लिए हो? यह भी प्रेम है। अगर मेरी वाणी तुम्हें प्रीतिकर लग रही तो यह भी प्रेम है। प्रेम के अनंत रूप है। कोई एक स्त्री पे थोड़ी चुक जाता है, कोई किसी एक पुरुष पे थोड़ी चुक जाता है। तुम्हारा कोई मित्र भी होगा, वो भी प्रेम है। प्रेम के बहुत बहुत भाव, बहुत भंगिमाएं, और सभी भंगिमाओं में प्रेम को प्रकट होना चाहिए। और प्रेम की अंतिम भंगिमा परमात्मा है। जब तुम्हारा प्रेम सब तरफ बहने लगता है, निर्बाध बहने लगता है, बेशर्त बहने लगता है, जब तुम्हारे प्रेम में कोई मांग नहीं रह जाती, सिर्फ दान रह जाता, तो प्रेम प्रार्थना हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम परमात्मा का द्वार है। मगर तुम पूछते हो भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा? महाराज बक्सो। किसी तरह बेचारी बच गई। तुम कुछ और काम करो। तुम क्या अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे? कल मैं एक कविता पढ़ रहा था, तुम्हारे काम की होगी। उनकी तस्वीर निगाहों में चमक उठी, आंसुओं आज तो दम भर के लिए थम जाओ। जाने ये कौन बरस, कौन सदी है कि यहां मेरी नाकाम सदाओं के भटकते आसेब अपनी ही खोज में आवारा और दरमांदा है। मुझको जाना था किधर और मैं आया हूं कहां। अपने जख्मों को लिए कितने नगर घूमा हूं, लेके सामान्य सफर दुखते हुए शानों पर, हाथ पकड़े हुए वहशत जदा अरमानों का अजनबी वादियों दरियाओं में आ पहुंचा हूं। हसरतों गम की तपिश रेज गुजर राहों पर मेरे रिश्ते हुए छालों के निशा मिलते। जिस दम भर को जहां बैठ के सुस्ताती थी, अब वो पीपल के घने छाये कहां मिलते। वक्त दम साथे हुए कांप रहा है कि अभी जिंदगी अपनी कमी गह से निकल आएगी और ठोकर उसे मारेगी कि चल आगे बढ़। इसके पहले कि मिले वक्त को हुक्म रफ्तार, मेरा खोया हुआ चेहरा मुझे वापस दे दो। अपने लब रख के मैं उन ओंठों पे सो जाऊंगा जिनको चुमे हुए कितने ही बरस बीत गए। रूह में सुर्खी लब घुल के उतर जाएगी, सुबह अनफास की निकहत में बस जाएगी। पांव उठेंगे उसे शहर की जानिब की जहां कल्ब ने मेरे धड़क उठने का फन सीखा था। दम बखुद वक्त मुझे देख के पूछेगा, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही। अपने उलझे हुए बालों की लटें बिखराए कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी है। अपने घर बार दरोबाम से उकताई हुई
किस लिए आए हैं, क्यों घर में घुसे आते हैं। जाइए जाइए, ऑफिस से वो आते होंगे, अजनबी शख्स को देखेंगे तो घबराएंगे, जाने क्या सोचेंगे, कुछ सोच के झुंझलाएंगे। कौन वो, कौन ये बच्चा, ये थका सा चेहरा, कौन मैं, अपने ही पैकर का झिझकता साया। वक्त एहसास खिजालत से झुकाए हुए सर, अपनी खामोश निगाहों से ये करता है सवाल, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही। ये कवि कह रहा है कि वर्षों बीत गए, जिसको प्रेम किया था और जिसके प्रेम के कारण जीवन में उत्साह उठा था, वो उत्साह खो गया। अब वर्षों से तुम एक भूत की तरह उसी को खोजते भटक रहा हूं। और इसके पहले कि समय मुझसे कहे कि उठ आगे बढ़, मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरा पुराना वो प्यारा चेहरा वापस दे दो। मैं उन्हीं ओंठों पे ओंठ रख के सो जाऊंगा। मेरा खोया हुआ चेहरा मुझे वापस दे दो। अपने लब रख के मैं उन ओंठों पे सो जाऊंगा जिनको चूमे हुए कितने ही बरस बीत गए। रूह में सुर्खी लब घुल के उतर जाएगी, सुबह अनफास की निकट में बस जाएगी, मेरी श्वासें सुगंधित हो जाएंगी, ओंठों की सुर्खी मेरे प्राणों को फिर से जगा देगी। पांव उठेंगे उसी शहर की जानिब कि जहां कल्ब ने मेरे धड़क उठने का फन सीखा था। वो क्षण, वो प्रेम का क्षण जहां मेरे हृदय ने धड़क उठने का राज सीखा था, उसी तरफ भागने लगूंगा। दम बखुद वक्त मुझको देख के पूछेगा, और समय मुझसे जरूर पूछेगा, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही, क्या तेरे प्रेम की, तेरे लगाव की, तेरी वासना की अभी भी वही मनमौजीपन है जो पहले था। अभी भी तुम जागा नहीं, अभी भी तू समझा नहीं। अपने उलझे हुए बालों की लटें बिखराए, और अगर मैं पहुंच जाऊं फिर से तो ये होगी हालत, तुम्हारी भी ये हालत होगी। अब 30 साल बाद अगर तुम्हें मिल जाए वो स्त्री जिसको तुम सोचते हो तुमने प्रेम किया था, और तुम उसके पास, उसके घर में पहुंच जाओ, अपने उलझे हुए बालों की लटें बिखराए, वो भी 50 की होती होगी। तुम अभी भी सोचते हो वो 20 की है। कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी है, मिल जाएगी तो पहचान भी ना सकोगे। कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी है, अपने घर बार दरोबाम से उकताई हुई, सब तरह से उबी परेशान बालों को बिखरा है। ये कौन बच्चे को लिए बैठी, ये चेहरा तुम्हें पहचानने में भी नहीं आएगा। ये चेहरा वही नहीं है जो 30 साल पहले था, नहीं हो सकता। अपना चेहरा तो आईने में देखो, तुम भी कितने बदल गए। तुम भी वही नहीं हो, वह भी वही नहीं हो सकती। तुम्हें देखेगी तो घबराएगी। तुम ये मत सोचना कि पहचानेगी, पूछेगी किस लिए आए, क्यों घर में घुसे आते। जाइए जाइए, ऑफिस से वो आते होंगे, अजनबी शख्स को देखेंगे तो घबराएंगे, जाने क्या सोचेंगे, कुछ सोच के झुंझलाएंगे। आप कहां घुसे चले आ रहे, तुम्हें पहचान भी ना सकेगी, तुम भी ना पहचान सकोगे। कौन वो, कौन ये बच्चा, ये थका सा चेहरा, किसकी बातें कर रही है ये स्त्री। कौन वो, कौन है जो दफ्तर से आते होंगे। कौन ये बच्चा, ये थका सा चेहरा। और तब तुम्हें ख्याल उठेगा, कौन मैं, अपने ही पैकर का झिझकता साया, सिर्फ एक छाया मात्र हूं अतीत की। वक्त एहसास खिजालत से झुकाए हुए सर, और समय लज्जा से सिर झुका के पूछेगा, अपनी खामोश निगाहों से ये करता है सवाल, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही, क्या अब भी तेरे प्रेम का पागलपन वही है, अब भी तू समझा नहीं, प्रौढ़ नहीं हुआ। 30 साल लंबा समय है। इन 30 सालों में तुम उसी सपने को संजोए बैठे हो, तो तुमने 30 साल गंवा दिए, तो तुमने जिंदगी से कुछ सीखा नहीं, और अभी 30 साल के बाद भी वही बचकानी बात तुम्हारे मन में घूम रही कि भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा।
तुम अब भी सपने और ख्वाब में जी रहे हो। ख्वाब से जागो, काफी समय बीत गया। आगे जो आ रहा है संभावना बहुत कम है कि उससे तुम्हारा मिलना हो, क्योंकि जिससे तुम मिलना चाहते हो वो अब है कहां। गंगा का कितना पानी बह गया। जो तुम अपनी आंखों में सजाए बैठे हो तस्वीर, वो तस्वीर अब कभी नहीं मिलेगी। वो तो पानी पे खींची लकीर थी, कब की मिट गई। और जो मिलेगी उससे तुम्हारा कोई तालमेल ना बैठेगा। तुम सोच भी ना पाओगे कि स्त्री इस तरह हो गई, तुम पहचान भी ना पाओगे। आने वाली जो घटना है वो है मौत, जो पास आ रही रोज। तुम अतीत में मत उलझे रहो, जरा जागो स्थिति के प्रति। जिंदगी हाथ से जा रही, मौत करीब आ रही। इसके पहले कि मौत आ जाए पको, प्रौढ़ बनो। ये बचकानी बातें हैं, ये कवियों को शोभा देती, कवियों को माफ किया जा सकता है, बुद्धिमानों को नहीं ये बातें शोभा देती। थोड़ी बुद्धि पर रौनक लाओ, थोड़ी बुद्धि को निखारो, थोड़ा जीवन को साफ करके देखो। मिल भी जाती तो क्या होता, किसी को तो मिल ही गई होगी। जरा उनसे पूछो उनको क्या हुआ। मैंने सुना है एक पागल खाने में 2 आदमी बंद और एक दर्शक देखने आया है। वो पूछता है ये आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि एक आदमी एक तस्वीर लिए बैठा, जैसे तुम तस्वीर लिए बैठे, तस्वीर लिए बैठा, छाती से लगा रहा, चूमता, छाती से लगाता, आंसू बह रहे हैं, रो रहा है। वो पूछता है इसको क्या हो गया। तो सुपरिंटेंडेंट कहता है ये आदमी इस स्त्री को प्रेम करता था, उसे पा नहीं सका, उसी में पागल हो गया। और सामने ही कोठरी में एक दूसरा आदमी दहाड़े मार रहा है और दीवारों से सिर फोड़ रहा है। और वो पूछता इन सज्जन को क्या हुआ। और वो सुपरिंटेंडेंट कहता इन सज्जन को वो स्त्री मिल गई जिससे वो पहला प्रेम करता था, मिलने के कारण ये पागल हो गए। तुम बच गए, भगवान को धन्यवाद दो। कोई दूसरा तुम्हारा कष्ट भोगता होगा। इस जिंदगी में मिलता क्या है, यहां मिलने को है क्या, राख ही राख है। मिल जाए इतनी सी बात तो बस बहुत है कि यहां कुछ भी मिलने को नहीं, बस यही सार है। इतनी बात समझ में आ जाए कि यहां कुछ भी नहीं। इस बोध से ही आदमी परमात्मा की तरफ उठना शुरू होता है। जहां संसार का प्रेम असफल होता है वहीं परमात्मा का प्रेम जगता है। अब तुम उस स्त्री की प्रतीक्षा न करो, अब तुम उस प्रेम की भी प्रतीक्षा न करो। वो जवानी का सपना था, जवानी सपने देखती है, गया। अब तुम बूढ़े होने के करीब आए। अब तुम जरा जागो, अब ये जिंदगी हाथ से निकली जाती। इसके पहले की जिंदगी हाथ से निकल जाए, कुछ तैयारी करो, मौत से मिलने की कुछ तैयारी करो। और एक ही व्यक्ति मौत से मिलने में तैयार हो पाता है, जो जाग जाए, जो होश से भर जाए, जो इस जिंदगी की असारता देख ले। इस जिंदगी की असारता में ही परमात्मा का सार है। यहां दिख गया कि सब असार है, तो वहां दिखना शुरू हो जाता है जो सार है। असार को असार की तरह जान लेना सार की तरफ जाने का पहला कदम है। अब तुम असार में मत उलझे रहो। ऐसे भी बहुत समय गंवा दिया। 30 साल में तो परमात्मा को पा लेते। इतनी प्यास से तो परमात्मा मिल जाता, इतनी प्यास को ढालते तो प्रार्थना मिल जाती। तुम कूड़ा करकट पाने के लिए इतने दीवाने हो रहे हो। मूल्य कितना है? चारों तरफ देखो, जो प्रेम में सफल हो गए उनको देखो, जो असफल हो गए उनको देखो, सब रो रहे हैं। ये प्रेम प्रेम नहीं है। मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें असफलता होती ही नहीं। परमात्मा से प्रेम जुड़ाओ, वहां कभी असफलता नहीं, और वही मिलता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। जब तुम साधारण जीवन के प्रेम में भी पड़ते हो तब भी तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो। इसलिए साधारण प्रेम तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि खोज बड़े की है और साधारण बिल्कुल साधारण है। तुम कंकड़ पत्थरों में हीरे खोज रहे हो, नहीं मिलेंगे।
खोज परमात्मा की चल रही है, परम प्यारे की चल रही है। उसे खोजो, वहां कोई कभी असफल नहीं होता। संसार में कोई कभी सफल नहीं होता, परमात्मा में कोई कभी असफल नहीं होता है।